नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 13 मार्च है और 13 मार्च के दिन सीएनटी और एसपीटी एक्ट से संबंधित चार वीडियो जो है वो एक ही दिन में अपलोड किए गए हैं। एग्जाम इतना करीब है उसको देखते हुए, और इस तरह से पेपर 1 का भी हम लोग एमसीक्यू सीरीज जो है वो डाले हुए हैं, जिसमें 773 क्वेश्चन को हम लोग जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको यहाँ पे केवल ठीक है वन लाइनर ही आपको बताया गया, लेकिन हाँ वहाँ पे एक बार पढ़ के या आप अगर देख लीजिएगा तो एक बार सुना सुनाया रहेगा, तो एग्जाम हॉल में अगर दिखेगा वो प्रश्न तो आप उसको बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है अभी जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसपीटी एक्ट के तहत, उसको हम लोग इस वीडियो में रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही दिन सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और ये जो है दिन का सबसे एक तरह से कहिए लास्ट वीडियो है। और अगर आप सभी वीडियो आज के जो अपलोड किए गए उसको देखे हैं तो आपको बहुत बहुत एक तरह से कहिए शुक्रिया कि आप जो है हमारी मेहनत को थोड़ा बहुत समझे और इस वीडियो को आज अर्थात 13 मार्च को ही देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे जो लास्ट हम लोगों का एक तरह से वीडियो होने वाला है एसपीटी एक्ट से संबंधित, उसके बारे में जानते हैं, जो कि हम लोग जो है अध्याय 3 का हम लोग धारा 22 से देखने वाला है। तो चलिए देखते हैं धारा 22 में यानी सेक्शन 22 में यहाँ पे क्या बोलता है। तो देखिए यहाँ पे कहा जाता है सेक्शन 22 में कि अगर आपको अपना लैंड को ट्रांसफर करना है, किसी को देना है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर कोई रैयत जो है वो अपना लैंड को क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है किसी को, और वो जो है क्या करेगा, खेती करेगा, वहां पे जिसको वो देगा वो क्या करेगा, कल्टीवेशन करेगा, कृषि करेगा, लेकिन वो किसी और को देगा तो उससे पहले देखेगा कि वो कौन है। तो यहाँ पे बोला गया है केवल उसको न्यास को देना, और न्यास का यहाँ ट्रांसलेशन दिया गया है ट्रस्ट को। तो कहने का मतलब अगर कोई रैयत है और अपना भूमि को यानी कि रैयती जमीन को अगर किसी को ट्रांसफर कर रहा है तो वो जो है कल्टीवेशन के लिए होना चाहिए और वो ट्रस्ट होना चाहिए, नहीं तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज और दिया गया है कि यहाँ अनुमति किससे लिया जाता है, और हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं पे डीसी के जगह में एसडीओ को यहाँ पे आपका पावर दिया गया है और वहीं पे आप हो सकते हैं गड़बड़ा जाए। और इसीलिए इस सबको अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे किसी ट्रस्ट को कल्टीवेशन के लिए आप लैंड ट्रांसफर करते हैं या कोई रैयत ट्रांसफर करता है तो वो किससे अनुमति लेता है, एसडीओ से। और एसडीओ अनुमति देने के लिए कुछ बातों को वो ध्यान में रखते हैं, जैसे पहला कि गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, यानी कि कोई रैयत है, खेती करने वाला व्यक्ति है, वो कहीं बाहर चला गया, वो अपना खेत में खेती कर ही नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, किसी ट्रस्ट को कल्टीवेशन के लिए अपना जमीन दे सकता है। तो इस तरह से एसडीओ अनुमति देने से पहले ये चीज देखेंगे क्या वो गांव से बाहर है, अगर बाहर है तो ठीक है वो अनुमति दे देंगे। दूसरा क्या देखेंगे, उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता, कि अगर कोई व्यक्ति खेती करने लायक है ही नहीं, बहुत दिन से बीमार चल रहा है और आगे ठीक होने का संभावना भी नहीं है, तो खाली पड़ा जमीन जो है ऐसे फालतू है, तो अच्छा है किसी ट्रस्ट को दे दिया जाए ताकि वो जो है वहां कल्टीवेशन कर सके, कृषि कर सके। तो इस तरह से ये चीज को भी ध्यान रखा जाएगा। फिर है एसडीओ की तीसरा बात को ध्यान रखेंगे, तो तीसरा बात है कि उसके नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से हल बैल की क्षति। तो पहले क्या होता था, देखिए ये 1949 का कानून है, तो उसी तरह से आपको समझना है। तो 1949 में पशु ही सबसे बड़ा धन होता था एक कृषक के लिए। तो अगर किसी तरह से उसका हल बैल का क्षति हो जाता है जिससे वो खेती नहीं कर पाएगा, तो फिर वही बात है, जमीन जो है वो खाली रह जाएगा। तो खाली रहने से अच्छा है कि किसी रैयत को या किसी ट्रस्ट को कल्टीवेशन के लिए वो जमीन दे दे। तो इस तरह से इन तीन बातों को देखने के बाद जो अंतिम बात यहाँ पे देखेगा, रैयत के नाबालिग या विधवा होने की स्थिति में भी एसडीओ जो है अनुमति दे सकते हैं। अर्थात हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसका पिता जो है वो मर गए हैं और वो अभी नाबालिग है, तो वो खेती नहीं कर सकता, या किसी की पत्नी जो है कोई स्त्री जो है वो विधवा हो चुकी है, उनका पति का देहांत हो चुका है, वो खेती नहीं कर सकती है, तो फिर खाली पड़ा भूमि से अच्छा है कि वो किसी ट्रस्ट को दे दिया जाए जो कि वहां पे खेती करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एसडीओ अनुमति देने से पहले किन किन बातों को यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। तो ये 4 बात है, ऑप्शन में भी ये आपको बना सकता है, और नहीं तो सिंपली यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि एसपीटी एक्ट के तहत जो ट्रस्ट को कल्टीवेशन के लिए रैयत लैंड देता है तो उससे पहले किसका अनुमति लेना अनिवार्य है, तो एसडीओ का अनुमति लेना अनिवार्य है। और ये किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 22। तो इस तरह से सेक्शन 22 यहाँ पे हम लोग देख लिए। एक और सेक्शन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इससे जो है वो सवाल भी आ चुका है, सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या होता है कि आप लोग कभी गांव में देखे होंगे कि होता क्या है गांव में कि एक ए व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बी व्यक्ति है। अब इसका जमीन क्या है, एक यहाँ पे जमीन है एक छोटा सा टुकड़ा, इस व्यक्ति का जमीन यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा है, फिर यहाँ पे इसका एक छोटा सा टुकड़ा है, और यहाँ पे भी ये क्या है, एक छोटा सा यहाँ पे ये जमीन का टुकड़ा है।
अब देखिए एक टुकड़ा बी का यहाँ पे है और वहां पे भी है, एक टुकड़ा ए का यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या कर लेगा, अपने सुविधा अनुसार इन दोनों जमीन को ए रख लेता है। ये दोनों जमीन जो है किसके पास चला जाएगा, ए के पास, और ये दो जमीन जो है वो किसके पास जाएगा, बी के पास। लेकिन ये जो है ट्रांसफर जब हो रहा है तो उसको ट्रांसफर होते समय बहुत सारे बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखेगा कि क्या इस जमीन का मूल्य जो है इस जमीन के बराबर है। ऐसा तो होता है ना कि कभी कभी रोड किनारे वाला जमीन रहता है, हम लोग कहते हैं ना कि उसका मूल्य जो है वो ज्यादा, या शहर के आसपास अगर कोई जमीन है तो उसका मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है। तो समान मूल्य का है कि नहीं है, ये सारा चीज देखा जाएगा। और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसको देखते हुए यहाँ पे आपका जमीन का बदलायन होता है। तो एक एक क्राइटेरिया जो दिया गया है उसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ से ही देख लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे धारा 23 में यहाँ पे बोलता है कि जब भी किसी आपका जमीन है या रैयत है अपना लैंड का क्या करता है, एक्सचेंज करता है, अदला बदली करता है, तो सबसे पहले अनुमति किससे लेगा, तो डीसी से ये क्या करता है, अनुमति लिया जाता है। अब डीसी जैसे वहां एसडीओ जो है वो जमीन को ट्रांसफर करते थे या किसी को देते थे वहां पे खेती करने के लिए, ट्रस्ट को देते थे, तो कुछ बातों का ध्यान रखते थे, 4 बातों का ध्यान रखते थे। तो उसी तरह से अगर कोई जमीन का अदला बदली यहाँ पे एसपीटी एक्ट के तहत किया जा रहा है रैयत के द्वारा, तो डीसी अनुमति देने से पहले कुछ बातों के यहाँ पे ध्यान रखते हैं और यहाँ पे भी 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला बात यहाँ पे जो आपको बताया गया कि बदलायन के पक्ष में बदली जाने वाली जमीन का जमाबंदी रैयत होना, ये चीज हमने बताया था। कहने का मतलब है कि जो भी रैयत है वो जमाबंदी है, यानी कि टैक्स देता है, उस जमीन के बदले क्या देता हो, टैक्स देता हो, तभी उस जमीन का क्या होगा, अदला बदली होगा। दूसरा, बदली जाने वाली प्रस्तावित भूमि एक ही गांव या आसपास के गांव है। ऐसा नहीं है कि एक गांव यहाँ है का जमीन है और कोई बहुत दूर का गांव का जमीन से आप बदलेन करें, ऐसा भी नहीं है। आसपास के गांव का जमीन को ही आपको बदलना है या एक ही गांव का जमीन है तभी आप बदल सकते हैं। और ये चीज बातों को कौन ध्यान रखेंगे, डीसी। मतलब जब डीसी अनुमति देंगे तो देखेंगे क्या जो जमीन का अदला बदली हो रहा है एक ही गांव में है या आसपास के गांव का है। तो अगर आसपास का गांव का होगा या एक ही गांव का होगा तो अनुमति देंगे, और अगर बहुत ज्यादा दूर होगा तो अनुमति नहीं दे सकते। दूसरा है पारस्परिक सुविधा के लिए बदलायन वाली। तो देखिए वहां पे अभी हम इमेज पर बताए थे कि यहाँ पे इसको क्या हो रहा था, यहाँ पे एक तरह से सुविधा हो रहा था। ये व्यक्ति एक ही जगह जाएगा, एक ही जगह खेती करेगा। अब 2 जगह खेत रहेगा तो सुबह समय यहाँ पे जाना होगा और देख रेख के लिए शाम समय यहाँ जाना होगा, तो इससे क्या होगा, उसको असुविधा होगा। तो अच्छा है कि दोनों एक्सचेंज कर लिया। एक सुबह को ये निकलता है तो शाम तक यहाँ रह सकता है, ये भी सुबह को यहाँ निकलेगा तो शाम तक रह सकता है। तो इस तरह से इसको सुविधा को देखते हुए इस भूमि का एक्सचेंज हो, ऐसा डीसी क्या करते हैं, देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है बदली की जाने वाली भूमि जो है वो सामान्य मूल्य का है। ठीक है, एग्जैक्ट एकदम समान मूल्य का ना भी हो लेकिन करीब कम से कम रहना चाहिए। लेकिन इस एक्ट में तो लिखा गया है कि समान मूल्य का रहेगा तभी उसका बदलाव हो सकता है। तो ये 4 बात है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही डीसी जमीन का अदला बदली का क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। और ये किस सेक्शन में है, सेक्शन 23, और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ भी पूछ सकता है, डीसी किन बातों का ध्यान रखते हैं वो भी पूछ सकता है, या अगर आपको जमीन का या रैयत को अपना जमीन को क्या करना है, बदलना है, तो किससे अनुमति लेते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट सेक्शन है 24, उसको हम लोग देखते हैं। तो 24 यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर कभी भी जमीन का यहाँ पे क्या होता है, लैंड का आपका ट्रांसफर होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे वहां पे भी हम लोग सीएनटी एक्ट में क्या कहे थे, अधिभोगी रैयत जब भी लैंड का ट्रांसफर करेगा तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि पता रहे कि हाँ रजिस्ट्रेशन वहां पे हो। और उसी को तो फिर धारा 12 में हम लोग देखे थे कि जमींदार रजिस्ट्रेशन से कभी भी वो जनरली इनकार नहीं करता, और अगर इनकार करेगा तो रैयत कहां जाएगा, डीसी के पास। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बोल रहा है, अगर यहाँ पे किसी तरह का क्या होता है, हस्तांतरण होता है, तो हस्तांतरण करने के लिए वो क्या हस्तांतरण होगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन का आपका कोई भी होल्डिंग का या जमीन का यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। अगला दिया जा रहा है बंजर भूमि का बंदोबस्ती जो होता है विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किए जाना। तो हम लोग पिछले जब यहाँ पे पढ़ रहे थे ये सीएनटी एक्ट, तो वहां पे भी आपको बताया गया था, जो चैप्टर 9A है उसमें 63 सेक्शन है, उसमें कहा गया था कि अगर डीसी चाहे तो किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त कर सकता है, वहां किसी को सेटल्ड कर सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि अगर कोई जमीन खाली पड़ा है, बंजर पड़ा है, जिसमें खेती लायक जमीन है ही नहीं, तो किसी को वो खेती करने के लिए दे सकता है, सेटल्ड कर सकता है। वही सब बात जो है यहाँ पे आपका धारा 27 बोल रहा है। तो यहाँ पे 27 सेक्शन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे किसी को अगर आप सेटल्ड करते हैं, डीसी किसी को क्या करते हैं, उस बंजर में भूमि में सेटल करते हैं, तो उसका जो पट्टा बनेगा वो कितने पट्टे बनेंगे, उसके 4 प्रति बनेगा, यानी कि 4 उसका पार्ट बनेगा। और 4 पार्ट किसके किसके पास रहेगा वो देखिए, एक प्रति जो रहेगा वो संबंधित रैयत को दी जाएगी, यानी कि जो जिसके सेटल्ड किया गया उसको दिया जाएगा। दूसरा पट्टा जो रहेगा वो डिप्टी कमिश्नर के पास रहेगा।
तीसरा जो रहेगा वो जमींदार के पास रहेगा, और चौथा जो रहेगा वो ग्राम का जो हेड रहेगा या मूल रैयत जो रहेगा उसके पास रहेगा। तो इस तरह से 4 पट्टे बनेंगे बंजर भूमि के बंदोबस्ती के लिए, जिसमें एक किसान के पास यानी रैयत के पास रहेगा, दूसरा डीसी के पास, तीसरा जमींदार के पास, और चौथा उस गांव का जो हेड होंगे यानी ग्राम प्रमुख या मूल रैयत जो होगा उसके पास वहां पे वो पट्टा दिया जाएगा, ताकि सबको पता रहे कि कोई जमीन को बंदोबस्त किया जा रहा है। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सेक्शन 28, और सेक्शन 28 में यहाँ पे कहा गया है कि जो भी बंजर भूमि या खाली जोत है उसकी बंदोबस्ती के अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत कि जो सिद्धांत होगा, जो थ्योरी होगा, जिस तरह से हम यहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, वो सब सारा चीज जो है वो आपका 28 में दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्चुअल डाटा नहीं था जिसको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम यहाँ पे उसको नहीं रखे हैं। चलिए यहाँ पे 29 अब हम यहाँ पे देखते हैं। 29 यहाँ पे इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, डायरेक्ट जो यहाँ पे सेक्शन में बात कहे गए हैं उसी से हम लोग यहाँ पे इसका निष्कर्ष निकालेंगे और फिर नेक्स्ट सेक्शन 32 में यहाँ पे चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बोलता क्या है। देखिए एक एक वर्ड को समझिएगा, अगर लाइन अगर आप समझ गए तो यहाँ क्या लिखा हुआ आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बोलता है डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के बिना जो मूल रैयत है, प्रधान है या ग्राम प्रमुख है अपने साथ या सह मूल रैयत के साथ बंजर भूमि या खाली होल्डिंग की बंदोबस्ती नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, एक लाइन पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई बंजर भूमि है, ये क्या है, बंजर भूमि, यहाँ किसी को आप सेटल्ड कर रहे हैं तो बिना डीसी की अनुमति से कोई भी ग्राम प्रमुख भी या कोई मूल रैयत है ना, यहाँ पे किसी को सेटल्ड नहीं कर सकता है। मतलब डीसी का अनुमति जो है वो अनिवार्य है। बिना डीसी की अनुमति से आप किसी भी जमीन में, चाहे आप ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो या मूल रैयत ही क्यों ना हो, किसी को भी आप यहाँ पे सेटल्ड नहीं कर सकते। तो वही चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है कि यहाँ पे डीसी कमिश्नर यानी डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के बिना, चाहे वो मूल रैयत हो, चाहे प्रधान हो, चाहे ग्राम प्रमुख हो या उसके साथ कोई दूसरा भी मूल रैयत हो, वो लिखा गया बंजर भूमि या खाली अगर जमीन है तो उसका बंदोबस्ती नहीं कर सकते, उसमें सेटल्ड किसी को नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा 20 यहाँ पे आपका 9 में यहाँ पे क्या बोलता है कि बिना डीसी की अनुमति से यहाँ पे किसी को यहाँ पे सेटल्ड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे 32 देखते हैं। 32 क्या बोलता है, बंजर भूमि तथा खाली जोत को बंदोबस्ती के विरुद्ध डिप्टी कमिश्नर के यहाँ आपत्ति, यानी कि अगर आप किसी बंजर भूमि में क्या करते हैं, किसी को बंदोबस्त करते हैं या सेटल्ड करते हैं, अगर उसके खिलाफ अगर कोई आपत्ति है किसी को, कोई भी हो सकता है वो बंजर भूमि था ही नहीं, या हो सकता है वो चारागाह के लिए छोड़ा गया था, कोई भी आपत्ति होता है तो 1 साल के अंदर अंदर, यहाँ पे फिर आप ध्यान रखिएगा एमसीक्यू पूछ सकता है, जो कि पूछा गया है यहाँ पे हाईलाइट भी हम किए, 1 साल के अंदर अंदर जो है वो डीसी को आपको आवेदन देना होगा कि देखिए यहाँ जो है हमको ये आपत्ति है और इस आपत्ति का निराकरण कीजिए। अगर निराकरण करने लायक होगा तो ठीक, और नहीं तो हो सकता है डीसी इस बात को सुनते हुए इस बंजर भूमि में किया गया बंदोबस्ती को रद्द भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी को भी बंदोबस्ती से एक तरह से कहिए ऐतराज है तो वो डीसी के पास जा सकता है, लेकिन टाइम उसको दिया गया है मात्र 1 साल। जब भी जिस दिन से उसको बंदोबस्त किया गया है उस दिन से 1 साल आप काउंट कर लीजिए। उस बीच में अगर आप आवेदन देते हैं तो आपका बात सुना जाएगा, और नहीं तो आपका बात नहीं सुना जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अध्याय 4 देखते हैं, जो कि संबंधित है बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती से ही, और यहाँ पे धारा 33 आपका 33 है। तो 33 क्या क्या बोलता है उसको देख लीजिए। यहाँ पे बोलता है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद ना किया गया हो। और देखिए यहाँ से भी हम बोले थे ना, एसपीटी एक्ट जो है थोड़ा सा आसान है और सीधे सीधे समझ में आ भी जाता है कि कोई भी बंदोबस्त आपको किया गया है। यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एक क्या किया गया है, आपको जमीन दिया गया है, ये एक जमीन का क्या किया गया है, आपको टुकड़ा दिया है, कोई ए व्यक्ति को बोला कि ये जमीन का टुकड़ा तुम यहाँ पे ले लो। अब इसमें बंजर भूमि में सेटल्ड किया गया है तो खेती करने के लिए दिया गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अब यहाँ पे आपको मिला है कब, 2024 में, और 2024 से यहाँ पे क्या हो गया, अब 2000 क्या आने लग गया, 2000 क्या हो गया, 29 हो गया। यहाँ पे कितना साल का गैप हो जाता है, 5 साल का गैप हो जाता है। 5 साल में भी अगर इस जमीन को आप खेती लायक नहीं बनाए या है ना यहाँ पे सेटल्ड नहीं हुए, तो सीधा सा मतलब है ये जो रैयत है, जो बंदोबस्त रैयत है, उसका बंदोबस्ती को क्या कर लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास 5 साल का समय है, 5 साल में अपने आप को यहाँ पे स्थापित कीजिए, खेती कीजिए, और नहीं तो जो बंदोबस्त आपको किया गया था वो बंदोबस्ती डीसी रद्द भी कर सकते हैं। तो इसलिए जमीन मिला है तो फालतू के लिए नहीं मिला है, वहां आपको आबाद करना होगा, खेती करना होगा, रहना, जिस भी काम के लिए आपको दिया गया होगा वो आपको करना होगा। तो ऐसा रद्द करने का पावर भी किसके पास है, डिप्टी कमिश्नर के पास है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 34 है।
34 क्या बोलता है, देखिए, कमिश्नर गांव की बंजर भूमि को, वहां पे अगर आप संथाल पढ़े होंगे तो जानते होंगे उनके पूजे स्थान को जाहिर थान या, है ना, यहाँ पे शमशान घाट हो सकता है या कब्रिस्तान हो सकता है, उसको लिए क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब मान के लिए चलिए कहीं कब्रिस्तान बनाना है या शमशान बनाना है, उसके लिए जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको तो नहीं देगा क्योंकि वहां खेती करने लायक जमीन है। तो कोई बंजर जमीन है तो उसका उपयोग अगर शमशान घाट के लिए हो जाता है, कब्रिस्तान के लिए हो जाता है या पूजा स्थल के लिए भी हो जाता है, तो वहां खेती अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम शमशान के लिए कोई खेती लायक जमीन दे देते तो एक खेती लायक जमीन का टुकड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए बंजर भूमि को यहाँ पे जाहिर थान आपको पूछा जाएगा किसके किसके लिए दे सकता है, तो जाहिर थान, शमशान और कब्रिस्तान तो एक ही तरह से होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये देने का भी पावर या बंदोबस्त ये जमीन देने का भी पावर किसके पास है, तो डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी के पास है। दूसरा चीज, अब यहाँ पे सेक्शन क्या हो रहा है, 35 बोल रहा है। देखिए 35 आते आते क्या करने लगेगा कि भाई बंदोबस्त करते करते हर चीज का बंदोबस्त मत कर दो, है ना। यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है कि अगर सिंचाई के लिए कोई जलाशय है या धारा है तो आबाद नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कहीं से कोई सिंचाई कर रहा है, कोई धारा वहां से निकल रही है, तो उसको अगर आबाद कर दीजिएगा तो वहां से पानी का स्रोत जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बंद हो जाएगा तो उसके भरोसे जो जीवन जी रहा है उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर कोई भी वाटर रिजर्वायर है या कैनाल है तो उसके जिसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, तो आप उस क्षेत्र को आबाद नहीं कीजिएगा। और उस क्षेत्र को आबाद करने से क्या होगा कि वो जो इरिगेशन का यूज हो रहा है या पानी जो आ रहा है वो आना हो सकता है क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज को एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा है, बांध है, आहार है, पोखर है या अन्य जलाशय है, धारा है, जिनका व्यवहार यहाँ या तो किसके लिए होता है, बाढ़ की रक्षा के कामों के लिए किया जाता है, या सिंचाई, स्नान धोने या पीने के लिए किया जाता है, या यहाँ पे दिया, हाँ, ये दो काम के लिए किया जाता है। तो डीसी अनुमोदन के बिना बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। तो डीसी भी अनुमोदन तभी देंगे जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। बहुत ज्यादा अगर आवश्यकता नहीं होगा तो क्यों किसी जलाशय को या किसी तालाब को या किसी का जिससे क्या हो रहा है, बाढ़ का रक्षा हो रहा है, उसको वहां पे आबाद करेंगे। तो इस तरह से डीसी, हाँ ना, सामान्यतः इस तरह के जमीन को बंदोबस्त नहीं करते हैं। लेकिन बहुत अगर जरूरी हो, उसका हो सकता है कहीं पे वैकल्पिक जगह मिल गया हो सिंचाई का, तो हो सकता है इसको आबाद किया जाएगा। मतलब यहाँ पे भी पावर जो है वो डीसी के पास है। दूसरा चीज एक दिया है, और उल्लेखित जलाशय तथा धाराओं के पानी के व्यवहार के लिए जमींदार को कोई कर देना नहीं पड़ेगा। तो वहां पे भी हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि टैक्स समानता, अगर पानी का यहाँ पे यूज करें तो पानी का यूज के लिए आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो पानी है, बेसिक चीज है, तो बेसिक चीज के लिए क्या टैक्स दीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे धारा जो है वो 36 है, सेक्शन 36। देखिए हर धारा को आपको याद नहीं करना है, कुछ धाराओं को आपको याद करना है, बाकी उसका जो प्रावधान है उसको याद कीजिए, क्योंकि हर धारा आपको देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो नहीं पूछता, कुछ इंपॉर्टेंट धारा है उन सबसे ही सवाल आपको पूछे जाते हैं। पहले आप इसके प्रावधान याद कर लीजिए, फिर धारा भी अगर समय रहेगा तो समय के साथ धारा भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है उन उपधाराओं या नालों का बंदोबस्त नहीं किया जाना जो गांव की सीमाओं, शमशान तथा कब्रिस्तान, शिविर या सीमा चिन्हों, पथ मार्गों और पूजा स्थल पे हो। तो फिर वही चीज बोल रहा है कि इस तरह का जमीन का यहाँ पे बंदोबस्त नहीं किया जाएगा जो गांव की सीमा या शमशान तथा कब्रिस्तान, शिविर स्थल या सीमा चिन्ह या पथ मार्ग या पूजा स्थल पर क्या हो, यहाँ पे उपस्थित हो। तो उसी लाइन से समझ लीजिए, मतलब कुछ भूमि को आगे बोल दिया कि यहाँ पे 35 में कि वहां पे बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, यहाँ पे 36 में इस तरह के कुछ जगह है, पूजा स्थल है, उसको भी आप पूजा स्थल मान के चलिए कहीं पे, उसको आप बंदोबस्त कर दीजिएगा, किसी को सेटल कर दीजिएगा, तो लोग तो विरोध ही करेंगे ना कि किसी का पूजा स्थल को आप क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। या कोई पहले से क्या है, शमशान है तो शमशान को भी अगर आप क्या कर दीजिएगा कि किसी को सेटल, किसी को दे दीजिएगा जमीन को, तो वहां पे तो लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो यही सब चीज को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप समझिएगा, बेसिक सेंस से भी, तो समझ में आ जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं धारा 37 में, सेक्शन 37 में। यहाँ पे होता है रैयत को मवेशी, यहाँ पे मवेशी होगा, मवेशी यहाँ पे चराने का क्या होगा, अधिकार होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई रैयत है तो अपना जो गाय बैल बकरी है उसको वो क्या कर सकता है, चरा सकता है, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। गांव के सभी रैयत गांव के भीतर ही चारागाह में वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई यहाँ पे भूमि पे मवेशी चराएंगे। तो जो चारागाह के लिए भूमि है उस पे अपना मवेशी ले जा सकते हैं। आप किसी का खेत में अपना गाय बैल बकरी तो नहीं दीजिएगा, तो जो चारागाह के लिए जमीन छोड़ा गया वहां पे आप बकरी चराइए, बैल चराइए, कोई दिक्कत नहीं है। या वन वृद्धि के लिए अगर आपको छोड़ा गया है कोई जमीन तो भी आप उसमें चरा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है ना कि गाय बैल बकरी बड़ा बड़ा पेड़ को खा जाएगा, छोटा मोटा जो वहां पे घास फूस होगा उसी को वो खाएगा, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, फिर से वो क्या हो जाएगा, उग जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी रैयत है तो अपने ही गांव के भीतर
मीटर वो चारागाह या वन वृद्धि वाले क्षेत्र में ही क्या कर सकता है, पशुओं को चरा सकता है। और इस तरह से इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप बगल गांव वाले गांव में चले गए, हाँ बगल वाला गांव में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वो गांव वाला अनुमति नहीं देता है तो आप वहां पे चरा नहीं सकते, जो कि आगे यहाँ पे दिया गया है। ग्राम जनता की राय से बिना रैयत से भिन्न लोग भी गांव में मवेशी क्या कर सकते हैं, चरा सकते हैं। तो ग्राम का जो जनता रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे रैयती क्षेत्र, अगर वो रैयत नहीं है, मान के चलिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि ये क्या है, एक कोई व्यक्ति है जो कि क्या है, रैयत है। तो रैयत है तो इस जमीन में क्या करेगा, अपना बैल बकरी ले जाएगा, चराएगा, क्योंकि ये चरागाह भूमि है। लेकिन अगर ये रैयत नहीं है तब वो किसकी अनुमति से जाएगा, गांव के जो जनता है उसकी अनुमति से, या जो रैयत है उसकी अनुमति से। तो कहने का मतलब है रैयत को डायरेक्ट अनुमति है गांव के चरागाह में अपने पशुओं को चराने का, लेकिन जो रैयत नहीं है वो अनुमति पहले लेंगे, तब वहां पे गाय बैल बकरी क्या करेंगे, चराएंगे। तो वही चीज है, ग्राम जनता की राय के बिना रैयत से भिन्न लोगों का भी मवेशी में नहीं एक मिनट, हम कुछ गलती बता दिए क्या यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्राम जनता की राय के बिना रैयतों से भिन्न लोगों का कोई मवेशी गांव में नहीं चरा सकता। मतलब वही निकल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ मतलब अर्थ जो निकल रहा है वही है कि बिना आप रैयत की अनुमति से वहां कोई भी बैल बकरी चरा नहीं सकते। मतलब रैयत अगर अनुमति देगा तो आप बैल बकरी चरा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं धारा 38 सेक्शन 38, और उसमें क्या बोलता है कि अगर कोई भूमि क्या है, चारागाह है, तो उसको आबाद नहीं किया जाएगा, यानी सेटल्ड नहीं किया जाएगा। तो सीधा सा मतलब है गाय बैल बकरी का भी एक तरह से कहिए उस समय बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि उसी के भरोसे खेती कार्य होता था। अगर वो चारागाह भूमि को भी आप सेटल्ड कर दीजिएगा तो फिर गाय बैल बकरी जो है वो जिंदा कैसे रहेगा, उसके खाने का जगह ही आप छीन लीजिएगा तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा नहीं रहेगा तो खेती नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो यहाँ पे किसान अपना पेट कैसे भरेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि कोई भी अगर चारागाह है तो सेक्शन 38 बोलता है उसको यहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड, यहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, नोट भी कल्टिवेटेड, या भी खेती के लिए यहाँ पे उसको आबाद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आबाद नहीं है, इसी का हिंदी में अगर देखिएगा तो कल्टिवेटेड है, मतलब खेती के लिए। तो थोड़ा सा होता है ना हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा एक तरह से कहिए अंतर देखने को मिल जाता है। ऐसे भी आप देखिएगा संविधान में हिंदी में कुछ अलग उसका मीनिंग मतलब शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे दोनों हम लिख दिए। देखिए आबाद का मतलब यहाँ कल्टिवेटेड है, कल्टिवेटेड का जनरल मीनिंग अगर हम देखते हैं तो खेती करने लायक बनाया गया जमीन है, तो इस तरह से उसको आबाद ही कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई चारागाह जमीन है तो उसको आपको कल्टिवेटेड लैंड में या आबाद उसको करना नहीं है। फिर है ग्राम चारागाह के बारे में है कि कुल रकबे का 5% से अगर क्या हो, जमीन कम हो यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका दे रहा है कि एक यहाँ पे एक गांव है जो कि मान के चलिए कितना है, 100 एकड़ है। अब 100 एकड़ में यहाँ पे चारागाह के लिए एक छोटा सा जगह है, और ये कितना एकड़ में है, आपका 4 एकड़ में है। तो ये देखिए ये 5% से भी क्या हो गया, कम हो गया। तो 5% से कम हो गया तो कोई भी एक बंजर भूमि होगा या कोई भूमि होगा जिसको डीसी जो है यहाँ पे इस भूमि को मान चलिए 1 एकड़ या 2 एकड़ हो सकता है, इस 2 एकड़ जमीन को यहाँ पे ये क्या कर सकता है, चारागाह के रूप में घोषित कर सकता है। तो अगर आपका जमीन या आपका गांव का 5% से भी कम अगर जगह जो है वो चारागाह के लिए है तो डीसी जो है ना, कुछ जमीन को चारागाह के रूप में घोषित कर सकती है। इसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इसी तरह से गांव के कुल रकबे का 5% से कम हो तो डीसी जमींदार, ग्राम प्रमुख और मूल रैयत तथा रैयत की राय से गांव के बंजर भूमि के समुचित क्षेत्र के लिए चराई के लिए अलग कर सकता है। तो डीसी जब अनुमति लेगा, अब मान चले किसी गांव का बंजर जमीन को आप क्या करें, चारागाह घोषित करें, तो उस गांव के से संबंधित जो भी लोग हैं आपको डीसी होते हुए भी उनसे क्या करना होगा, राय लेना होगा। चलिए भले आपका पावर, डिसीजन मेकिंग का पावर आपके पास है, लेकिन राय तो आप ले सकते हैं। तो राय किससे लीजिएगा, फिर वही जो मेन व्यक्ति है, ग्राम प्रमुख हो सकते हैं, जमींदार हो सकते हैं, और मूल रैयत हो सकते हैं, और वहां के जो रैयत है यानी कि खेती किसानी करने वाले लोग हैं, इन सबके राय से ही किसी बंजर भूमि को क्या किया जा सकता है, यहाँ पे है ना, चराई भूमि के तौर पे या चारागाह के तौर पे यहाँ पे उसको घोषित किया जा सकता है। लेकिन शर्त है कि गांव के कुल रकबे का वो 5% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं धारा 39 जो कि सेक्शन 39 के तौर पे हम इसको जान रहे हैं। अब ये भी आपको बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, आराम से ये भी समझ में आ जाएगा। बोलता है रैयत अपने जोत से भिन्न भूमि में पोखर इत्यादि खोदने का अधिकार है। तो कुल मिला के फिर वही चीज यहाँ पे दे रहा है कि अगर यहाँ पे कोई रैयत है, अगर
यहाँ चाहे तो वो तो अपना पोखर क्या कर सकता है, यहाँ पे पोखर क्या कर सकता है, बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ का रैयत वो नहीं है, वो इसका जमीन नहीं है और ये बाहर जाके कहीं पे पोखर बनाने का इसको हक है, तो बिल्कुल यहाँ पे हक है। ऐसा यहाँ पे एसपीटी एक्ट में पढ़ने से तो यही लग रहा है। वहां पे देखिए सीधे सीधे यहाँ पे लिखा गया है कि रैयत अपने जोत से भिन्न, मतलब उसका जो होल्डिंग है उसके से भिन्न जो भूमि है उसमें भी पोखर इत्यादि खोदने का उनको क्या है, अधिकार है। लेकिन ये अधिकार जो मिलेगा कैसे मिलेगा, जमींदार की अनुमति से। तो जमींदार जो है उस जमीन का एक तरह से कह सकते हैं देख रेख करने वाला है। तो इस तरह से अगर जमींदार कह रहा है कि ठीक है ये तुम्हारा रैयती जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर अनुमति देते हैं तो तुम इसमें तालाब खोद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है जमींदार बिना पर्याप्त कारण की ऐसी अनुमति देने से अस्वीकार नहीं करेगा। मतलब ठोस कारण है कि यहाँ पे जमीन नहीं बनाना है। मान के चलिए यहाँ पे ये क्या है, ये रैयत है और इसका रैयती क्या है, जमीन है। यहाँ तो तालाब बनाए कुछ करे, इसको क्या मिला है, पूरा हक मिला है। लेकिन इस जमीन में ये क्या जाता है, बोलता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तालाब क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। अब तालाब बनाएंगे तो यहाँ जमींदार आएगा और जमींदार जो है बिना एक तरह से कहिए बिना कोई कारण के, बिना कोई ठोस कारण के इसको यहां से तालाब बनाने के लिए मना भी नहीं करेगा। ठीक है, रैयत जो है अनुमति लेगा जमींदार से कि ये आपका जमीन है या आपके देख रेख वाला जमीन है, तो हम यहाँ तालाब बना रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। लेकिन जमींदार तब तक इसको नहीं मना करेगा जब तक कोई ठोस कारण ना हो। बहुत बड़ा कारण होगा, अगर मान के चलिए उसमें वो कुछ काम करना चाहता हो या कुछ भी हो, अगर कोई उसके पास ठोस कारण है तभी वो तालाब बनाने नहीं देगा, और कोई ठोस कारण नहीं है तो वो तालाब बनाने देगा। अगर रैयत को लगता है कि ये जो कारण बता रहा है वो ठोस कारण नहीं है, तो रैयत फिर कहां जाएगा, तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, मामला डीसी के पास जाएगा और फिर डीसी जो है अपने विवेक से जो भी निर्णय लेना होगा दोनों पक्ष को सुनते हुए निर्णय यहाँ पे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि अगर यदि क्या करता है, अनुमति यहाँ पे नहीं देता है तो मामला जो जाएगा वो किसके पास जाएगा, डीसी के पास जाएगा। चलिए ये हम लोग देख लिए 39। अब यहाँ पे देख लेते हैं 40 में क्या बोलता है कि खास पोखर संबंधी मत्स्य अधिकार का रैयत के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं। तो जमींदार या मूल रैयत द्वारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज दिया गया है, खास पोखर संबंधी जो मत्स्य अधिकार है, वह मतलब जो भी मत्स्य मछली उछली का वहां पे पालन होगा उसमें जो अधिकार है उसमें किसी तरह का जमींदार का या मूल रैयत के द्वारा यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कुल मिला के यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप पोखर उखर खोले, मछली उछली पाल रहे हैं, तो जमींदार और ना ही मूल रैयत किसी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं डालेगा। उसके बाद है 41 में यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप धीरे धीरे आपका सीक्वेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। 41 तक अब हम लोग पहुंच गए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। 41 बोलता है किसी पहाड़िया गांव में खाली जोत या बंजर भूमि का गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। तो ये भी मतलब एक तरह से कहिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे पहाड़िया जनजाति है रहते हैं। संथाल तरफ आप देखिएगा, राजमहल का पहाड़ी है तो पहाड़िया जनजाति है। तो मान चलिए अगर ये जमीन पहाड़िया का है, ये क्या है, आपका पहाड़िया जमीन है, तो अगर पहाड़िया ये क्या है, जमीन है, तो अगर इसको अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, आपका पहाड़िया ही होना चाहिए। जैसे कि एसटी को दे सकता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे एसटी को जमीन देता था उसी तरह से पहाड़िया जो है वो पहाड़िया को ही देगा, किसी और को यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से ये किस में कहा गया है, तो सेक्शन 41 में। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट जो है सेक्शन 42 क्या बोलता है, उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार पूर्ण दखल में हो। तो कोई भी सिंपल सा लॉजिक है, अगर बिना किसी अधिकार के आप उसमें कब्जा किए हुए हैं तो आपका जमीन को वो क्या करेगा, छीन लेगा। और कौन छीनेगा, तो ऐसा पावर किसी एक के पास ही है, वो है कौन, डीसी। तो इस तरह से हम लोग जो है अब यहाँ पे 42 तक क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे बाकी जो है एक साइड यहाँ पे बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका सीएनटी एक्ट से संबंधित जो है और एसपीटी एक्ट से संबंधित जो आपका वीडियो सीरीज है अब समाप्त होने वाला है। तो चलिए जो बचा हुआ पोर्शन है उसको खत्म करते हैं। और आज जो 13 मार्च का ये वीडियो एक तरह से कहिए जो लगातार आपको वीडियो मिला है वो अब यहाँ पे खत्म होने वाला है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब 42 तक देख लिए, अब 43 देखते हैं। तो 43 यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत सीएनटी एक्ट वाला धारा याद हो रहा हो तो धारा 61 क्या बोलता है कि जमींदार को अगर आप क्या में देते हैं, लगान वस्तु के रूप में, तो याद कीजिए कि वस्तु के रूप में लगान से आप क्या कर सकते हैं, धन लगान के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये सब सारा बात यहाँ पे किया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है 43 में कि संथाल परगना में वस्तु के रूप में लगान तो दिया ही नहीं जाएगा और ना ही न्यायालय ऐसे करने के लिए बाध्य करेगी। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, जिन्स यानी वस्तु यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ये जो है वस्तु लिखा गया है। तो यहाँ पे जिन्स मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु में लगान नहीं वसूल किया जाएगा और या किसी अदालत के द्वारा प्रस्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब
वस्तु में तो लगान हमको देना ही नहीं है, और न्यायालय भी कभी भी ऐसा किसी को बाध्य नहीं कर सकती है कि लगान जो है वो वस्तु में दिया जाए। तो ये चीज आपका किसमें है, 43 में है। 47 अब देखिए यहाँ सीक्वेंस आपका टूटने लग जाएगा, और 47 क्या बोलता है उसको देख लीजिए। लगान और उसके ब्याज के लिए आपको क्या मिलेगा, रसीद, तो रिसीविंग मिलेगा, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि हम क्या दिए हैं, लगान दिए हैं। उसके बाद है विशिष्ट कारणों से लगान में क्या हो सकती है, घटती हो सकती है। मतलब कुछ ऐसा कारण हो गया तो लगान में आप क्या कर सकते हैं, घटती कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, वहां 25 से 36 तक लगान वृद्धि और कमी का प्रावधान वहां पे था, जिसमें कमी के बारे में भी आपको बताया गया था कि कब कब कमी हो सकता है। तो वही सारा चीज यहाँ पे भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। डिप्टी कमिश्नर यदि ये समझे या इसको ये उसको पता चल गया कि अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति है, मतलब उसके अनुकूल नहीं है, कभी अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, या एक तरह से कहिए किसी तरह का कोरोना जैसे हम लोग का महामारी आया, तो उस तरह से कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति आता है, तब उसका लगान में कमी हो सकता है। दूसरा, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो कुछ कुछ एग्जांपल देता है, जैसे कि खेत में क्या हो जाए, पानी भर जाए, या बालू पड़ जाने से, या सिंचाई संबंधी किसी तरह का भी कोई परेशानी आता है, तो उसका फसल का उत्पादन नहीं होगा। फसल का उत्पादन नहीं होगा तो उसका लगान में क्या किया जा सकता है, कमी किया जा सकता है। और इस तरह से कमी जो करेंगे, फिर से वही चीज है कि कौन करेंगे, डिप्टी कमिश्नर। तो इस तरह से यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के द्वारा लगान में कमी किया जा सकता है। अब यहाँ पे सीधे हम लोग 52 यहाँ पे पहुंचते हैं, और 52 में यहाँ पे देखते हैं कि अगर रैयत का जमीन को आप क्या करते हैं, अवैध रूप से कब्जा करते हैं, तब यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे दे लगान के अतिरिक्त, सॉरी ये गलती बता दिए, अगर यहाँ पे लगान आपको देना है 100 रुपया और उसके बजाय जमींदार आपको 150 मांग रहा है या उससे ज्यादा मांग रहा है, तब क्या हो सकता है जमींदार के साथ, उसको देखिए। कुछ रैयत से वसूल करने के लिए जमींदार को, मतलब दे लगान के अतिरिक्त जितना अगर हमको 100 रुपया लगान देना है, तो अगर जमींदार यहाँ पे हमको क्या कर रहा है और 50 रुपया क्या कर रहा है, मांग रहा है, तब इस कंडीशन में आप क्या एक तरह से करिए, कार्रवाई कर सकते हैं जमींदार के साथ। तो यहाँ पे जमींदार के लिए क्या है, इस तरह का दंड है। पहला 6 महीना का उसको कैद हो सकता है, और दूसरा 500 रुपया का उसको जुर्माना हो सकता है, या दोनों का दोनों हो सकता है। तो याद रखिएगा 57 में यहाँ पे आप, सॉरी 52 में, सेक्शन 52 में क्या बोलता है कि जमींदार को अगर 100 रुपया लेना है तो 100 रुपया ही लेगा, वो 150 नहीं लेगा। अगर इस तरह का लगान बढ़ा के कभी भी रैयत को मांगता है, तो रैयत जो है फिर वो उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकता है। और कार्रवाई के तरह से अगर हम देखें तो 6 महीने तक अगर साबित हो गया कि एक्स्ट्रा पैसा वो लिया है, तो 6 महीने तक उसको कैद हो सकता है, और नहीं तो 500 रुपया, मात्र 500 रुपया है, लेकिन फिर भी आप समझिए 1949 का कानून है, तो इस तरह से 500 रुपया उसको क्या होगा, एक तरह से दंड होगा। और अगर ये दोनों देने मतलब कैद और दंड दोनों देने का जरूरी पड़े तो दोनों भी हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे अब अंतिम की ओर हम लोग आ रहे हैं। 9 चैप्टर है, तो छठा चैप्टर में हम लोग आ रहे हैं। देखिए छठा चैप्टर बोलता है कुछ प्रयोजन कतिपय, मतलब वही होता है सर्टेन, यानी कि कुछ प्रयोजन के लिए जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण। कहने का मतलब हम लोग पहले क्या पढ़े थे, पुनर्ग्रहणीय जमीन पढ़े थे ना, सेक्शन आपका 14 में पढ़े थे। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि कुछ कारण से जमींदार अपना भूमि को क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, वापस ले सकता है। तो उस तरह से यहाँ पे एक्विजिशन, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक्वायर करना, हम किसी की जमीन को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो उसी तरह से जमींदार अपने ही जमीन को क्या कर रहा है, एक्वायर कर सकता है। लेकिन वो कारण क्या होगा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए वो कारण यहाँ पे तो लिखा नहीं है, अच्छा यहाँ पे लिखा है, ये तो चैप्टर का नाम है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सेक्शन 43 में बोलता है भवन निर्माण और अन्य प्रयोजन के लिए, यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा अन्य प्रयोजन के लिए यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे वो क्या कर सकता है, जमीन को वो ले सकता है। तो भवन निर्माण या अन्य प्रयोजन के भू स्वामी द्वारा भूमि का क्या किया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है। तो अगर जमींदार को लगे कि इस जमीन, खाली जमीन के टुकड़े में हमको क्या करना है, भवन स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो वो जमीन जो है वापस अधिग्रहित कर सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है, वो देख लीजिए। ग्राम का जमींदार युक्ति युक्त और पर्याप्त प्रयोजन के लिए डीसी से अनुमति प्राप्त कर भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। तो वो जो कारण होगा वो रीजनेबल होगा, युक्ति युक्त होगा, तभी डीसी जो है एक तरह से अनुमति देंगे। अगर रीजनेबल कारण नहीं होगा तो अनुमति नहीं देंगे। और फिर यहाँ पे बोलता है अगर पर्याप्त प्रयोजन, यानी कि वो प्रयोजन है या युक्ति युक्त कारण है, वो क्या है, तो उस कंडीशन में कुछ यहाँ पे बात आपको बताया गया। जैसे भवन निर्माण के लिए, जो कि वहां पे भी लिखा गया था, अगर किसी धार्मिक और शैक्षणिक कार्य के लिए भी आप, अगर जमींदार अगर कोई क्या करता है, जमीन को अधिग्रहित करता है, तो वो अधिग्रहित कर सकता है। दूसरा है अगर खान खोदने और उत्पादन के लिए भी यहाँ पे जमींदार अगर अपने जमीन का अधिग्रहण कर रहा है, तो वो कर सकता है, डीसी यहाँ पे अनुमति दे सकते हैं। चौथा यहाँ पे दिया गया है अगर सिंचाई प्रयोजन के लिए भी जमींदार क्या करता है, अपना जमीन को अधिग्रहित करता है, एक्वायर करता है, तो भी डीसी क्या कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया इसके अलावा अगर खेती या औद्योगिक उन्नति करने हेतु सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति प्रभावित करने हेतु भी अगर क्या किया जाए, जमींदार के द्वारा उस भूमि का अधिग्रहण किया जाए,
या अधिकृत करने का बाद किया जाए तो डीसी अनुमति दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है इस तरह से 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लगभग 6 यहाँ पे आपका प्रयोजन दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए डीसी जो है जमींदार को भूमि अधिग्रहण का क्या कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण का अनुमति नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक चीज और भी दिया गया है कि आपका जमीन को यहाँ पे कौन ले रहे हैं, जमींदार ले रहे हैं। तो इस तरह से आपका जमीन तो आपसे छीना जा रहा है, रैयत से जमीन छीना जा रहा है, तो क्या फ्री में ले देगा, ले लेगा जमींदार? ऐसा नहीं है। रैयत को भी यहाँ पे क्या होगा, कुछ हक होगा, और वो हक क्या है कि जो क्षतिपूर्ति है वो पाने का उसको क्या होगा, अधिकार होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्षतिपूर्ति पाने का उसको पूरा पूरा अधिकार है। लगान उसी अनुपात में घटा दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर इतना बड़ा ये जो टुकड़ा था, इतना बड़ा टुकड़ा था, तो इस टुकड़ा को अगर जमींदार अधिग्रहित कर लेता था, पूरा का अगर 100 रुपया देता था, तो हो सकता है इसको दे देने के बाद अब बाकी जो यहाँ पे हिस्सा बचा है उसके लिए वो कितना दे, 40 रुपया। तो बचा हुआ जो भूमि है उसी के लिए वो लगान देगा, संपूर्ण भूमि के लिए लगान नहीं देगा। तो बेसिक लॉजिक है। चलिए अध्याय 7 है, यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया दिया गया है कि अगर न्यायालय में हम जाते हैं तो किस तरह का प्रक्रिया होगा, जो कि इंपॉर्टेंट हमको बहुत ज्यादा नहीं लगा था, तो उसको हम लोग नहीं लिखे थे। फिर लिमिटेशन कुछ दिया गया है। लिमिटेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है धारा 65। धारा 65 में बोलता है बेदखली के मुकदमों के लिए तामदी यानी लिमिटेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर कोई आपको बेदखल कर रहा है तो उसका क्या लिमिटेशन है वो देख लीजिए, जो कि यहाँ पे लास्ट से पूछा भी गया है कि अगर धारा 14 में उल्लिखित आधार पर रैयत को रैयत की बेदखली का आवेदन उस परिवाद के दुरुपयोग के तारीख से 2 वर्ष के भीतर देना होगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, उसको वहां से इजेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब धारा 14 में हम लोग देखे थे कि किस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जमीन आपका लिया जाता है या किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे बोलता है कि धारा 14 में उल्लेखित जो भी आधार है पर रैयत को अगर क्या किया जा सकता है, उस आधार पे, धारा 14 में जो दिया गया उस आधार पे बेदखल का आवेदन है ना, उस परिवाद के दुरुपयोग की तारीख से कितने साल के अंदर देना है, 2 साल के अंदर देना है, तभी वो मान्य होगा। अगर 2 साल से ज्यादा यहाँ पे अगर हो गया तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो है ये मान्यता नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे एसपीटी एक्ट का लगभग जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान था उसको देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पूरा सीएनटी और एसपीटी एक्ट यहाँ पे समाप्त कर चुके हैं। और आज जो 13 मार्च का ये जो सीरीज था जिसमें आपको 4 सीएनटी एसपीटी से संबंधित वीडियो अपलोड किए गए और एक वीडियो जो था पेपर 1 से संबंधित, वो पूरा वीडियो अगर आप देखें तो फिर से पुनः एक बार आपको सपोर्ट करने के लिए या हमारे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी हम लोग वीडियो सीरीज में मिलते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि देखिए बहुत सारे परेशानी आ रहा है। अभी हमको लास्ट में पता चल रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में भी बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है विद्यार्थियों को। तो देखिए जेपीएससी है, जेएसएससी है, झारखंड में जितने भी एक तरह से कहिए एग्जाम लिए जा रहे हैं उसमें विद्यार्थियों को परेशान कहीं ना कहीं किया जाता है, किसी ना किसी तरह से किया जा रहा है। आज इतना 10 साल बीत गया है, 8 साल से ज्यादा यहाँ पे हो गया है। जेएसएससी जो एग्जाम है सीजीएल का वो ठीक से ले नहीं पा रही है। जेपीएससी के पास इतना अभी देखिए कि 2-3 साल अभी बैक में इसके पास समय था, उस समय वो सोई हुई थी। अब अचानक ये 1.5 महीने के अंतर्गत ये कर रही है कि हमको तुरंत फॉर्म भी भराना है, रिजेक्शन लिस्ट भी हम नहीं देंगे, एडमिट कार्ड भी आपको 2 दिन 4 दिन पहले यहाँ पे दिया जा रहा है, अभी 3-4 दिन बाकी है। और फिर भी अगर यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड नहीं होगा तो पता नहीं कैसे विद्यार्थी यहाँ पे अपने सेंटर पे पहुंच पाएंगे। ये सब परेशानी को आयोग जो है समझना नहीं चाहती है, लेकिन क्या कीजिएगा, विद्यार्थी को हर परेशानी के से जूझते हुए ही पढ़ना पड़ता है और हम लोग वही कर रहे हैं। अगर आप धैर्य खो दीजिएगा तो इस तरह की और भी कई परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा जीवन में। तो वहां पे धैर्य बनाने का एक तरह से कहिए जो सीख है उसको वो जो है अभी से ही आपको यहाँ पे सीखना होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी एक लिमिट होता है, वो लिमिट ये लोग क्रॉस कर चुका है, इसलिए हम लोग कभी किसी को कह भी नहीं सकते हैं कि धैर्य बना के रखिए, आने वाला समय में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन देखिए बुरा होते होते ही कभी कभी बहुत अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, कभी ना कभी बुरा वक्त टल ही जाता है। तो जो भी हो सकता है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए कि ठीक है अगर एग्जाम अगर किसी तरह से यहाँ पे पोस्टपोन्ड का डिमांड हो रहा है तो वो तो अब हमको नहीं लगता है संभव होगा। 1-2 दिन अब बचा हुआ है, 2-4 दिन जो भी बचा हुआ है उसमें
संभव नहीं है, या हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एक दिन भी अगर बचा रहता है तो जेपीएससी क्या करती है, एग्जाम पोस्टपोन कर सकती है, लेकिन इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। जनरली हम इस बारे में बात भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम बात कर रहे हैं। पता नहीं इससे आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो हम नहीं करते हैं, नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं आप धैर्यपूर्वक पढ़िएगा, उम्मीद कीजिए कि एग्जाम हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो यहाँ पे आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको बस इतना चिंता करना है कि अगर एग्जाम हो तो अच्छे तरीके से हो, अगर पोस्टपोन हो तो कुछ दिन बाद ही हो, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।